गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 4 है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, विद्युत संधारित्र, जिसमें टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको 3 स्टेप में पढ़ाएंगे। प्रत्येक स्टेप में 10-10 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। देखिए, हम तो आपको बताते हैं कि अभी के डेट में जो इंटर का एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, और यदि आप ऑब्जेक्टिव पर कस के पकड़ बना लेते हो तो विश्वास रखो कि आप एग्जाम पास ही नहीं, आप टॉपर भी हो सकते हो। आप ऑल पेपर का ऑब्जेक्टिव पकड़ बनाओ, कोई भी चीज को अटकरी जवाब मत दो, सोल्यूशन करके जवाब दो। जो न्यूमेरिकल टाइप में ऑब्जेक्टिव है उसको सोल्यूशन करके, जो थ्योरेटिकल टाइप में उसमें देखो कि थ्योरी में क्या पढ़े, उसके आधार पर आप जवाब दो। रटो नहीं, ऑब्जेक्टिव को रट के जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आप ऑब्जेक्टिव रट के जवाब दीजिएगा तो 70 या 80 ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा तो 70 ऑब्जेक्टिव में आप बहुत ज्यादा बना पाएंगे, 10-15 मात्र सही कर पाएंगे। और यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो आप जितना 70 में 35 बना तो 35 के 35 आपका सही चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट। V से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन N से रिप्रेजेंट किया गया है, N से। और सी ऑप्शन है फैराड F से रिप्रेजेंट किया गया है। और डी ऑप्शन है एम्पियर ए से रिप्रेजेंट किया गया है। यार, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप पढ़े हो, मैं यहां हिंस देता हूं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है वो C बराबर Q/V होता है। Q है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलम, C से रिप्रेजेंट करते हैं। और V होता है विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। आप इसी को लिखते हो कूलम वोल्ट इनवर्स। इसी को हम फैराड या फराडे बोलते हैं, अर्थात इसी को फराडे कहा जाता है या फैराड बोला जाता है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जो इसका ऑप्शन राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। तो आप आंसर लिख सकते हो C। आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर दो समान धारिता C वाले संधारित्रों को समांतर में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। समतुल्य धारिता मतलब हुआ कुल धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समतुल्य धारिता होती है।
होती है। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है 2C, ये 2 लिखे हैं 2C, तीसरा ऑप्शन है C/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2C। देखो यह क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले एक बार बता दो, आपने कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, मतलब संधारित्रों का श्रेणी और समांतर। तो संधारित्रों का जो श्रेणी होता है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में क्या होता है बताओ? संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जो समतुल्य धारिता होता है, समतुल्य धारिता क्या होता है बताओ? ये होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और संधारित्रों के समांतर में क्या होता है? समांतर क्रम में समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता क्या होता है संधारित्रों के समांतर में? CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है कि नहीं? तो यहां पर क्या है कि दो समान धारिता है जिसका मान C है, वाले संधारित्रों को श्रेणी समांतर में जोड़ा गया है। तो कहते समतुल्य धारिता क्या होगा? तो भैया समांतर में जोड़ा तो समांतर में क्या होता है? CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो यहाँ दो ही कैपेसिटर है, दोनों की धारिता कितना है? C। तो ये हो जाएगा C प्लस C बराबर कितना आ जाएगा? 2C। तो इसका आंसर नंबर बी राइट होगा। तो आंसर आप लिख सकते हैं बी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता नंबर ए आधी हो जाएगी। नंबर बी दोगुनी हो जाएगी। नंबर सी चौथाई हो जाएगी। नंबर डी चौगुनी हो जाएगी।
देखो क्वेश्चन बहुत सुंदर है और ये देखो 2020 में पूछा है। यहाँ देखो लिखा हुआ 2020 में ये पूछा हुआ है। कहता है कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। आगे वो तो आपने समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पढ़ रखा है। क्या पढ़े हो? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। याद है कुछ? A बट्टे D पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। जहां एप्सिलॉन नॉट है पट्टिकाओं के बीच का मीडियम मतलब वैक्यूम, और A है पट्टिकाओं के क्षेत्रफल, D है पट्टिका के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन कहता है यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दे, मतलब D जो है इसको आधा कर दे, D/2 कर दे, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। तो भैया अगर दूरी को दोगुना करोगे तो धारिता मान लो C' हो जाता है। सॉरी, दूरी को आधा करने पर धारिता मान लो C' हो जाता है। तो C' बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट A/D/2 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि दूरी को आधा करो तो उस समय मान लो कि धारिता C' हो जाता है। तो C' बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D का मान क्या है? C है। तो C' बराबर हो जाएगा 2C, मतलब 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर B हो जाएगा। आंसर B हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समांतर पट्टिका वायु संधारित्र, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्राविद्युत डाइलेक्ट्रिक नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता नंबर A बढ़ती है, नंबर B घटती है, नंबर C में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। नंबर D शून्य हो जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत सुंदर है। देखो 2010 में पूछा है, यहां पर बोर्ड मॉडल लगा हुआ है। ओके,
कहते हैं समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समांतर पट्टिका के बीच में वायु है, मीडियम में कौन है? वायु। तो उसको हम कहेंगे समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान में, मतलब समांतर पट्टिका संधारित्र ये है, इसके बीच में वायु है, ये वायु है। मान लो ये पट्टिका ए है, ये पट्टिका बी है। कहते वायु के स्थान पर उच्च प्राविद्युत नियतांक के, उच्च प्राविद्युत नियतांक स्थान पर उच्च प्राविद्युत नियतांक एक माध्यम, उच्च प्राविद्युत नियतांक क्या लिखा? जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब समांतर जब वायु के स्थान पर, जो वायु के स्थान पर उच्च प्राविद्युत नियतांक का एक माध्यम, उच्च प्राविद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है, तब संधारित्र की धारिता क्या होती है? देखो आप पढ़े हो कि अगर समांतर पट्टिका, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये संग्राहक ये संघनक है, और अभी इनके बीच में वायु है, आप इसके स्थान पर क्या कर दो? इसके स्थान पर एक प्राविद्युत माध्यम को रख दो। प्राविद्युत माध्यम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रख दो, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? एवं बताइए, आप पढ़े हैं कि अगर संधारित्र पट्टिका के बीच में वायु है तो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D, यही होता है। और यदि आप कोई मीडियम को यहां रखते हैं तब संधारित्र की धारिता हो जाती है CM इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D। होता है कि नहीं होता? बताओ, पढ़े? या CM इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A बट्टे D होता है, या तो K लिखो या तो एप्सिलॉन R लिखो। अब आप एक बार बताइए, अगर अब आप देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू C नॉट है, तो CM बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू C नॉट हो जाएगा। तो देखिए, जब आप समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच वायु के हटा करके आप प्राविद्युत माध्यम K को रखिएगा तो संधारित्र की धारिता पहले से K गुना ज्यादा हो जाएगा। देखो पहले क्या था? C नॉट। अब देखो मीडियम, वायु को हटा के प्राविद्युत मीडियम को रखा तो K टाइम्स ज्यादा हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो नंबर ए आंसर होगा, ए नंबर होगा, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगा 100%। आज जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। संधारित्र पर आवेश नंबर ए समान होगा। नंबर बी संधारित्र की धारिता पर निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता पर निर्भर करता है।
करता है। नंबर सी, असमान होगा, असमान होगा। और समान होगा। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र पर आवेश नंबर ए में कहते हैं समान होगा, नंबर बी में कहता है संधारित्र की धारिता पर निर्भर करेगा, नंबर सी में कहता है असमान होगा, नंबर डी में कहता है इनमें कोई नहीं। भैया याद करो, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो सब पर आवेश सेम रहता है, और जब समांतर में जोड़ते हो तो आवेश डिफरेंट होता है, विभवांतर सेम होता है। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर ए होगा, डायरेक्ट थ्योरी से है। आज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है, उनकी तुल्य धारिता है। तुल्य मतलब कुल धारिता पूछ रहा है, उसकी तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है। नंबर ए 3C, नंबर बी 3/C, नंबर सी C/3, नंबर डी 1/3C। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। कहते हैं 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जवाब देने का तरीका होता है, पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़े, कह क्या रहा है, तब जब ऑप्शन देखे। कहते 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तुल्य धारिता क्या होगा? तो भैया 3 संधारित्र है, तीनों को श्रेणी में जोड़ा गया। एक कैपेसिटर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। ठीक है, 3 कैपेसिटर, तीनों को श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ओके, अब कहते हैं तीनों 3 संधारित्र की धारिता, प्रत्येक की धारिता सी है, इसका भी धारिता सी है, इसका भी सी, इसका भी सी। तो कहते हैं तुल्य धारिता क्या होगा? तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तीनों तो सी, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये हो जाएगा 3/C। तो 1/CS बराबर क्या आया? 3/C। तो CS बराबर क्या आएगा? C/3। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ये C नंबर। तो आप आंसर लिख सकते हो, आंसर C। ओके, आज क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। अब आज 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ।
कहते संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है नंबर ए आवेश, नंबर बी ऊर्जा, नंबर सी विभवांतर, नंबर डी धारिता। देखो आप संधारित्रों का समांतर संवहन पढ़े हैं। जैसे मान लो कहते कि संधारित्रों के समांतर संयोजन जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती वो है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता। समांतर आप पढ़े हो। जैसे 3 कैपेसिटर को मान लो हम समांतर में जोड़ रहे हैं, ये मैंने समांतर में जोड़ा। मान लो इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3। तो आप क्या देखोगे, समांतर में जितने भी कैपेसिटर आप जोड़ते हो सबका संग्राहक प्लेट जो होता है, संग्राहक मतलब पॉजिटिव वाला प्लेट, वो एक पॉइंट से कनेक्ट होता है और सबका संघनक जो होता है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। इसका मतलब अगर एक का लिए विभवांतर भी होगा तो सब के लिए विभवांतर क्या होगा, भी होगा। लेकिन चार्ज की बात करोगे तो ये C1 धारिता, ये C2, ये C3, इससे चार्ज मिल रहा है Q1, इससे चार्ज मिल रहा है Q2, इससे चार्ज मिल रहा है Q3। इसका मतलब आप क्या देखते हो कि समांतर क्रम में जितने भी कैपेसिटर होते हैं सबका चार्ज अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, विभवांतर सेम होता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। तो आंसर सी आप लिख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता, धातु से बने 2 गोलाकार चालकों, 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 व C2 है। दोनों पर कुछ आवेश है, दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए, बनाकर अलग कर दिया जाए,
दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो अलग होने के बाद, तो अलग होने के बाद, दोनों पर स्थित आवेश, दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के, स्थित आवेश Q1 व Q2 के बीच संबंध है। पहला ऑप्शन दे रखा है Q1 डिवाइडेड बाय Q2 ग्रेटर देन C1 बाय C2। दूसरा ऑप्शन है Q1 बाय Q2 बराबर C1 बाय C2। तीसरा ऑप्शन है Q1 बाय Q2 ग्रेटर देन, यह लेस देन है। और यह ग्रेटर देन है C1 बाय C2। और चौथा ऑप्शन है Q1 बाय Q2 इक्वल टू C2 बाय C1। देखो यह क्वेश्चन क्या कहता है, समझो यार। कहता है धातु से बने दो गोलाकार चालक है जो धातु से बना हुआ है, की धारिता C1 व C2 है। दोनों की धारिता C1 व C2 है। दोनों पर कुछ आवेश है, कहते दोनों पर कुछ चार्ज है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए, कह रहा है कि दो धातु गोला है, एक की धारिता C1 है, दूसरी की धारिता C2 है, और दोनों पर कुछ चार्ज है। अब कहते हैं दोनों को संपर्क में ला दे, मतलब टच कर दे, अब फिर अलग कर दे। संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए, तो अलग होने के बाद, कहते जब संपर्क बना के अलग किया आपने, तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 व Q2 के मान बीच संबंध क्या होगा। कहते जब दोनों को संपर्क करके अलग कर दिया, तो दोनों पर जो आवेश होगा Q1 Q2, उसमें संबंध, उन दोनों में क्या संबंध होगा। देखो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये, और इसको आप कैसे जवाब दोगे। एक काम करो, पहले आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आप लिख लो, हम इसको देखते हैं। देखो चलो हम यहां से मिटाते हैं, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा। देखो मान लो कि एक धातु गोला ये है, ठीक है, ऐसे, और इसको हमने स्टैंड पर रखा। इसकी धारिता है C1, और दूसरा धातु गोला ये है, ये इसका रेडियस है, और इसकी धारिता है मान लो C2। और कहते हैं दोनों पर कुछ आवेश है, तो इस पर आवेश मान लो Q1, इस पर आवेश मान लो Q2। तो बताओ कि Q1 बराबर, आप पढ़े हो कैपेसिटर, फराडे के कैपेसिटर क्या पढ़े हो कि किसी भी चार्ज गोले पर चार्ज कितना होता है, Q बराबर CV होता है, पता है। तो इस पर चार्ज कितना है C1, तो ये हो जाएगा, सॉरी चार्ज है Q1, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका विभव मान लो कि V1 है, और इसका विभव मान लो V2 है। तो इस पर जो चार्ज होगा वो होगा क्या हो, Q बराबर CV होता है फॉर्मूला। तो इस पर चार्ज Q1 है, धारिता C1 है, विभव V1 है, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1।
और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2V2, है ना। और यदि ठीक हो गया, इतना हो जाएगा। और यदि इस पर चार्ज हो Q1 बराबर C1V1, इस पर चार्ज हो Q2 बराबर C2V2, ठीक है। और यदि टोटल चार्ज की बात करो तो कुल आवेश कितना हो जाएगा दोनों पर, कुल आवेश। तो कुल आवेश की बात करो तो कुल आवेश हो जाएगा यहाँ Q1 प्लस Q2, मतलब ये हो जाएगा C1V1 अब प्लस C2V2, कुल आवेश कितना आ जाएगा। और यदि कुल विभव की बात करो तो कुल विभव कितना होगा, कुल विभव हो जाएगा V बराबर, विभव बराबर क्या होता है यार, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C में हो जाएगा। तो Q क्या हो गया, कुल आवेश Q मान लो, ठीक है। तो कुल आवेश हो जाएगा Q और कुल धारिता हो जाएगा C, तो कुल आवेश Q हुआ, तो कुल आवेश Q, तो Q का मान कितना है Q1 प्लस Q2, अब कुल धारिता कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब यह वैल्यू पुट करोगे तो V बराबर हो जाएगा, Q1 का मान कितना है यार C1V1, तो C1V1 हो जाएगा प्लस Q2 का मान कितना हो जाएगा C2V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा C1 प्लस C2, अर्थात इन दोनों का टोटल पोटेंशियल कितना होगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड C1 प्लस C2। अब दोनों को टच करना है, फिर अलग कर देना है, तो दोनों को टच करो। मान लो कि हम दोनों को वायर से टच कर दिए, ये वायर है, इस वायर से हम टच कर दिए, ये वायर का रेसिस्टेंस है। ये मान लो कि गोला A है और ये गोला B है, ये A है और ये B है, वायर से हमने टच कर दिया है। अब जब टच किया है, अगर दो गोला, देखो दोनों पर चार्ज क्या है अलग अलग, इस पर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2। अब दोनों गोला को जब दोनों पर चार्ज अलग अलग है, अब दोनों को टच करोगे तो क्या होगा कि आवेश का वितरण होगा। आवेश का वितरण क्या होगा, देखो आवेश का वितरण नहीं कहोगे या पुनर्वितरण कहोगे, क्योंकि पहले से आवेश दोनों पर मौजूद है। अगर इसको आप किसी वायर से टच कर दोगे तो आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अगर ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल है, तो आवेश का फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल है, तो यहां से आवेश का वितरण उधर होगा, लेकिन आवेश का वितरण निश्चित होगा क्योंकि दोनों पर चार्ज अलग अलग हो। आवेश का वितरण कब होता है, जब आवेश दोनों पर अलग अलग हो। तो जैसे वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने पर इस पर मान लेते चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ध्यान से समझो बात को, मतलब दोनों को टच करने से पहले इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, मतलब दोनों पर चार्ज अलग अलग है। अगर दोनों को वायर से टच कर दो तो क्या होगा कि आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, तो यहां से चार्ज इधर जाएगा। अगर ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल लो है, तो चार्ज इधर से इधर जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव इक्वल ना हो जाए, क्योंकि हम पढ़े कि आवेश का वितरण तब तक होता है जब तक दोनों गोला पर चार्ज इक्वल ना हो जाए, जिसको उभयनिष्ठ पोटेंशियल कहते हैं। तो मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने पर इसका चार्ज हो जाता है Q1 डैश, एक काम करो, इसका चार्ज मान लो कैपिटल Q1 और इसका मान लो कैपिटल Q2। कब, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब आप कनेक्ट किए हो। और इसकी अच्छा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के क्रम में क्या नहीं बदलेगा, धारिता चेंज नहीं होगा, क्योंकि धारिता एक कांस्टेंट राशि है जो चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। तो धारिता इसका C1 ही रहेगा, इसका धारिता C2 ही रहेगा। लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, जब तक कि दोनों का विभव इक्वल ना हो जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विभव इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अलग कर दो, अलग करोगे तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, ए पर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा Q1 डैश, और बी पर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा Q2 डैश। ये ए है, ये बी है, इस पर चार्ज रहेगा Q2 डैश, और यहां उभयनिष्ठ विभव कितना है V, है ना। तो आपको नहीं, हमने Q1 डैश Q1 और Q2 माने हैं, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर चार्ज माने Q1, इस पर माने Q2। तो अब बताओ कि इसको अलग कर देना। अब अलग करोगे तो इस पर चार्ज कितना हो गया, ए पर Q1 और बी पर चार्ज कितना हो गया Q2। तो यही Q1 Q2 का में संबंध पूछ रहा है कि संबंध क्या होगा, और उभयनिष्ठ विभव क्या है V। तो आप Q1 निकाल लो, तो Q1 बराबर क्या होगा,
देखो धारिता क्या है, C1 है इसकी, इसकी धारिता क्या है C2। अब विभव तो दोनों के लिए कॉमन है ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक हो रहा है, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, भी ना हो जाए, विभव तो कॉमन रहा। तो Q1 बराबर क्या हो जाए C1V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2V। Q2 बराबर हो जाएगा C2V, है ना। अब दोनों में रिलेशन पूछ रहा है तो भागा दे दो, Q1 बाय Q2 कर दो, तो ये हो जाएगा C1V डिवाइडेड बाय C2V। V से V कट जाएगा तो ये हो जाएगा C1 बाय C2। अर्थात इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर। आंसर इसका क्या हो जाए बताओ, इसका आंसर बी होगा। समझ में आया? चलो आज जो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आज जो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन चलोगे यार, 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को, समान धारिता के 3 संधारित्रों को, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ठीक है, तुल्य धारिता मतलब कुल धारिता होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या क्या, तुल्य धारिता 6 माइक्रोफराडे होती है। यदि उन्हें समांतर में जोड़ा जाए, यदि उन्हें समांतर में जोड़ा जाए, तो तुल्य धारिता होगी, ये क्वेश्चन इस बार आएगा 100% ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑप्शन है 18 माइक्रोफराडे, दूसरा ऑप्शन है 2 माइक्रोफराडे, तीसरा ऑप्शन है 54 माइक्रोफराडे, और डी ऑप्शन है 3 माइक्रोफराडे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनो क्या कहते हैं। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफराडे आता है। क्वेश्चन कहता है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता 6 माइक्रोफराडे आता है। तो कहता है समांतर में जोड़े तो कितना आएगा। तो भैया एक संबंध पढ़ाए थे थ्योरी में, क्या पढ़ाए थे सुनो। एक संबंध पढ़ाए थे CS और CP में। CP बटे CS बराबर होता है n²। बराबर क्या होता है n²। मतलब श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में समतुल्य धारिता CP और श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता CS में रिलेशन होते हैं CP बटे CS इक्वल टू n²। तो आपको कहते हैं समांतर में जोड़ने पर कितनी धारिता प्राप्त होगी। तो CP निकाल लो यहां से,
तो Cp बराबर हो जाएगा n स्क्वायर CS। अब देखो n क्या है, n ही है, यहां पर n जो है नो, ये n है संधारित्रों की संख्या, n इक्वल टू संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या, और संधारित्र की संख्या कितना दे रखा है 3, तो बराबर 3 हो जाएगा। और CS जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता है, कितना है तुल्य धारिता, कितना दे रखा है 6 माइक्रोफराडे, 6 माइक्रोफराडे। तो उठा के यहां रख दो, तो Cp बराबर n के जगह में 3 का स्क्वायर अब गुना CS के जगह में 6 माइक्रोफराडे। तो बताओ 3 4 9 नछा का 54, तो ये हो जाएगा 54 माइक्रोफराडे, 54 माइक्रोफराडे, ये होगा आंसर। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज देखो इसमें 30 क्वेश्चन टोटल है, आज 10 पढ़ाया जाएगा 3 स्टेप में, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10वां नंबर कहते 4 संधारित्र उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते 4 संधारित्र, 4 संधारित्र उपलब्ध है, उपलब्ध है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे है, जिनमें प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता, धारिता 2 माइक्रोफराडे, 2 माइक्रोफराडे है। एक 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र, एक 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र, संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। नंबर ए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। नंबर बी, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। नंबर सी, कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में, कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में। नंबर डी, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा, कहते 4 संधारित्र उपलब्ध है, मतलब आपके पास 4 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है। 4 संधारित्र, चारों की धारिता माने 4 संधारित्र C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 C4 है। C1 का भी 2 माइक्रोफराड वैल्यू है, C2 भी वही है, C3 भी वही है, C4 भी वही है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे है। एक 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र बनाना है आपको, मतलब 4 संधारित्र आपके पास है, सबकी धारिता 2 माइक्रोफराडे है, अब उससे आपको बनाना है 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र। तो उन्हें किस में जोड़ना चाहिए? यदि आपको
8 माइक्रोफराडे के संधायक बनाए तो उसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी में कि समांतर में, कुछ श्रेणी में कुछ समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम एक हिंट्स देते हैं, देखिए थोड़ा सा। आप यहां C1, C2, C3, C4 चारों दे रखा 2 माइक्रोफराडे। आप श्रेणी में क्या जानते हैं, श्रेणी में होता है 1/CS, 1/C1 प्लस, आपको ये चारों से आपको बनाना है 8 माइक्रोफराडे। तो आप देखो श्रेणी में पहले 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, तो सबका वैल्यू रखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये 4/2 आ जाएगा, कट गया, बराबर 2 आएगा। 1/CS बराबर 2, तो इसलिए CS बराबर आएगा 1/2 माइक्रोफराडे। आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 1/2 1/2, तो 4/2 हो जाएगा, कटेगा 2 बचेगा, 2 में मतलब श्रेणी में जोड़ा कितना मिला, श्रेणी में मिला 1/2 माइक्रोफराडे, जबकि बनाना कितना है 8 माइक्रोफराडे। समांतर में जोड़ के देखो, समांतर में क्या होता है, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सबका वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 2 2 4 2 6 2 8 माइक्रोफराडे। इसका मतलब आपको किसमें जोड़ना चाहिए, समांतर में। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। समझ में आया? बाकी 20 क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। देखो उम्मीद है कि आप मेरी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते होंगे। देखिए हम मेहनत करते तो आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका ही मेहनत रंग लाएगा, मेरा मेहनत आपके जीवन में रंग नहीं लाएगा, आपका मेहनत आपके जीवन में रंग लाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। दशहरा दीपावली पर्व चल रहा है, इस दशहरा दीपावली पर्व में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जीवन में बार बार दशहरा दीपावली आते रहेंगे, लेकिन जो पढ़ाई का सिचुएशन अभी आपको ऊपर वाला ने दिया है, ये बार बार जीवन में नहीं आएगा। मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए।